हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11 का जो 6th चैप्टर है जुडिशरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने फोर्थ और जो फिफ्थ चैप्टर डिस्कस किया था, जो कि था हमारा क्या था, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव और जो फिफ्थ चैप्टर था हमारा लेगिस्लेचर। लेगिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में कार्यपालिका और लेगिस्लेचर को हम विधायिका विधायिका कहते हैं। तो जो हमने दोनों चैप्टर, जो ये दोनों जो डिस्कस किया था, उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट की तीन ऑर्गन्स होती है। पहला हमारा होता है लेगिस्लेचर, और दूसरा होता है हमारा एग्जीक्यूटिव। और तीसरा होता है हमारा जस्टिस, यानी कि जुडिशरी, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम लेगिस्लेचर की बात करें, तो लेगिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, मेक अ लॉ। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन्फोर्स अ लॉ, यानी कि कानून को पास करना। और जुडिशरी का क्या काम होता है? जुडिशरी का काम होता है न्याय दिलाना। न्याय का कार्य किसका दिया गया है? तो न्यायपालिका को दिया गया है। तो इसीलिए इन तीनों को क्या माना जाता है? इन तीनों को माना जाता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इन्हें क्या माना जाता है? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आज के चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे, जो जुडिशरी है, जिसमें हमारी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम क्या क्या है, किस तरीके से हमारी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम काम करता है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जुडिशरी, हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है, उसका मतलब क्या है। अगर हम अपनी कंट्री में जुडिशरी की बात करें, तो जुडिशरी की क्या, वो क्या है, एक गवर्नमेंट का ब्रांच है। ब्रांच मतलब क्या है? एक ऑर्गन, यानी कि एक अंग है। क्या है वो? एक गवर्नमेंट का अंग है, जो क्या करता है, लॉज यानी कि जो कानून होता है, उसको क्या करता है, वो इम्पेक्ट करने का काम करता है। जो भी सेटल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको सेटल, यानी कि जो भी विवाद होते हैं उसको हल करने का काम करता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर जजेस हैं टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी जो सिटीजन्स हैं, उन सबको जस्टिस दिलाने का काम कौन करता है? प्रशासनिक रूप से तो हमारा जज, यानी कि हमारा जुडिशरी करता है। ये काम होता है जुडिशरी का। यानी कि अगर हम इसे क्या है, तो ये एक डिफिनेशन है किसकी? जुडिशरी की। तो जुडिशरी क्या है? एक वॉच डॉग है किसका? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी का। अगर डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी कंट्री के वॉच डॉग की बात करें, तो कौन कौन निकल के आता है? तो उसमें सबसे पहले एक निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? हमारी कंट्री का एक वॉच डॉग है, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ये देखता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वो सही तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं, या डेमोक्रेटिक द्वारा जो भी गवर्नमेंट या जो भी लीडर्स चुन करके आई है, वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, उसको देखने का काम कौन करता है? हमारा जुडिशरी। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी किसे माना जाता है? तो जुडिशरी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मौलिक अधिकार है, या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, उसको देखने का काम किसका है? जुडिशरी का। ये कि वो बाय अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। यदि कोई भी कानून अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसे कौन डिक्लेयर करता है? तो ये जुडिशरी ही डिक्लेयर करता है कि ये कानून असंवैधानिक है, इसलिए वो कानून पास होने से जुडिशरी रोक देता है। वो डेमोक्रेसी टू फंक्शंस इफेक्टिवली, यानी कि लोकतंत्र सही ढंग से काम कर सके, इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंस बॉडी रखी गई है। टू इम्पेरेटिव टू हैव द इम्पेरियल इन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि हमारी कंट्री में हमारा संविधान सही तरीके से रहे,
सरकार जो है वो अपने सही तरीके से और अच्छे तरीके से काम करे, हमारा डेमोक्रेसी एक इफेक्टिवली होकर के काम करे। इसलिए हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है उसको क्या रखा गया है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखा गया है। एग्जाम्पल अगर हम चाइना की ले या रसिया की ले, जहाँ पे क्या है, जो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या है, एक नॉन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसके अंदर जो जुडिशरी है वो किसके अंदर में रहकर काम करती है, तो गवर्नमेंट के अंदर में रह करके काम करती है। यही चीज अगर हम डेमोक्रेसी कंट्री की बात करें, जैसे चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो, तो यहाँ पे क्या है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंस बॉडी है। क्यों उसको इंडिपेंडेंस इसीलिए रखा गया ताकि जो डेमोक्रेसी की जो फंक्शंस हैं वो सही तरीके से होते रहे। अब बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस जुडिशरी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के जो अदर ब्रांचेस है, जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, जिसे हम लेजिस्लेचर कह सकते हैं, वो क्या हो, जैसे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अंडर में रह, यानी कि एक दूसरे के निगरान में रह करके काम करता है। उसी तरीके से क्या है, हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है उसको क्या रखा गया, एक इंडिपेंडेंस रखा गया ताकि वो अपने फंक्शंस को क्या करे, सही ढंग से कर सके। यानी कि अगर जज के द्वारा कोई भी डिसीजंस लिया जाता है तो वो उसमें कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स इंटरफेयर ना करे। इसलिए हमारी कंट्री में जुडिशरी को क्या रखा गया, एक इंडिपेंडेंस बॉडी रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि लेजिस्लेचर कोई काम करता है तो उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकते हैं या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स इसमें इंटरफेयर, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से जुडिशरी के डिसीजंस में कोई इंटरफेयर ना करे, उसके लिए क्या है, हमने अपनी कंट्री में जो जुडिशरी है उसको क्या रखा है, एक इंडिपेंडेंस बॉडी रखा है। जिसका मतलब ये था कि जो जजेस हैं वो क्या है, बिना किसी डर के और बिना किसी के पक्ष में रह करके वो अपना काम कर सके। यानी कि हमारे कंट्री में जो जज है वो बिना किसी भय के वो निष्पक्ष होकर के अपना काम कर सके। इसलिए हमारी कंट्री में जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंस बॉडी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आल्सो डज नॉट मीन द जुडिशरी फंक्शंस एबिलिटी एंड विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। यानी कि इसका मतलब ये कहा जा रहा है, हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंस बॉडी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही ढंग से वो काम ना करे, वो सही ढंग से काम करे। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंस बॉडी रखा गया। और उसके बाद भी हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है जुडिशरी के पास। अगर हम बात करेंगे जो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो जुडिशरी है वो किसके प्रति अपना अकाउंटेबल है, तो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपना अकाउंटेबल है। इसीलिए हमारी जो कंट्री के अंदर जो जुडिशरी है वो क्या रखा गया है, एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी रखी गई है। अब बात करते हैं इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें हमारी कंट्री में क्या है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि यदि कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिया गया हो तो वो क्या हो सकता है, तो वो अब उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर वाले लेवल यानी कि हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बीच में वो अपने फैसले को बदलने के लिए कोई भी व्यक्ति जा सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है। द जुडिशरी इन इंडिया हैज द ट्रेडेमिकल स्ट्रक्चर विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। यानी कि अगर हम अपनी कंट्री में जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बात करें, वो क्या है, एक प्राइमेट की तरह है। कैसे, जैसे ये प्राइमेट है, सबसे ऊपर में होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, बीच में होता है हमारा हाई कोर्ट और सबसे बॉटम में होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है हमारे कंट्री के जुडिशरी सिस्टम में। यानी कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, एक प्राइमेट के शेप, यानी कि एक प्राइमेट के उस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसका जो स्ट्रक्चर हमें कैसा देखने को मिलता है, एक प्राइमेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। यानी कि सबसे टॉप पे कौन सा कोर्ट देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर मिडिल में यानी कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, फिर हमें उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें अपने जुडिशरी की, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद हाई कोर्ट देखने को मिलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलता है। यानी कि हमारी कंट्री में ये 4 कोर्ट्स देखने को मिलते
हैं। यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसके अंदर क्या है, हर तरीके के डिसीजन और हर तरीके के केस क्या है इस कोर्ट्स के अंदर देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं उनका ट्रांसफर भी किसके द्वारा कहाँ से किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं किसी केस को मूव करने के लिए किसी भी कोर्ट में, तो वो चलाया जा सकता है। यानी कि मतलब ये कि यदि किसी किसी कोर्ट में केस चल रहा हो, यानी कि अगर हाई कोर्ट में चल रहा हो या हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो, तो हम उसके लिए इसको ले जाकर के कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर, यानी कि हम क्या कर सकते, जैसे कि अगर किसी भी केस को क्या है किसी भी हाई कोर्ट में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं अपने कोर्ट से सिस्टम में। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इसका काम होता है हेयर अपील, जो भी इनके पास अपील्स आती हैं लोअर कोर्ट्स के द्वारा, मतलब नीचे के कोर्ट से जो भी, मतलब नीचे वाली कोर्ट से जो भी अपील आती है हाई कोर्ट में, वो उसका सुनना किसका काम हो जाता है, हाई कोर्ट का काम होता है। फिर जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई भी इशू होता है तो उसके लिए रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स जारी करना भी किसका काम होता है, तो हाई कोर्ट का काम होता है। और कोई भी अगर कैन डील विद द केस विद द जुडिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट का जो जुडिक्शन वाला जो केस होता है उसको कौन डील करता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा डील किया जाता है। कोई भी एक्सरसाइजेस अगर हम बात करते हैं सुप्रिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट बिलो, यानी कि इनके द्वारा जो इनके नीचे वाले जो कोर्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो हाई कोर्ट का होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर हर एक तरीके के अपील्स और डिसीजन लिए जाते हैं इनके लोअर कोर्ट्स की, यानी कि जैसे हम सब ऑर्डिनरी कोर्ट की बात करते हैं। इसमें डिसाइड्स होते हैं कि केस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कहाँ सुने जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सुने जाते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो कंसिडर केस ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल, यानी कि इसमें दोनों तरीके के कोर्ट्स हमें यानी कि इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के नीचे वाले केस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा सिविल लॉ आता है और क्रिमिनल लॉ है, इन दोनों में अंतर क्या है। क्रिमिनल जो है लॉ है वो यदि किसी सिटीजन्स के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए जो केस यानी कि पुलिस जो केस फाइल दर्ज करती है तो वो किसके लिए तहत करती है, क्राइम रिपोर्ट के तहत। जैसे कि अगर मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, इस एक्स पर्सन ने क्या कर रखा है, किसी का मर्डर कर रखा है, तो इसके लिए जो फाइल दर्ज होगा वो कौन सा फाइल होगा, क्रिमिनल केस बनेगा इस पे, क्रिमिनल फाइल, यानी कि इस पे कौन सा क्राइम वाला फाइल, इस पे क्राइम रिपोर्ट इस पे लगाया जाएगा और इसी के तहत उसको किस कोर्ट में लेके जाया जाएगा, क्रिमिनल लॉ के तहत इसे पनिश किया जाएगा। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ का मतलब होता है ये जो लॉ है ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूट वायलेंस या फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन है उससे रिलेटेड ये बात करता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये दो पर्सन है एक्स और वाई, दोनों हस्बैंड और वाइफ है, इनसे अगर इसमें अगर डिवोर्स की बात होगी तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सिविल लॉ के अंदर। इसमें जाएगा ये सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब होता है जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको रिजोल्व करना, और पनिश करने का काम किसका होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स का होता है, जो कि क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग वो पनिश करता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हमें जुडिक्शन तीन टाइप्स के देखने को मिलता है। दे आर ओरिजिनल, अगर हम ओरिजिनली रूप से बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक एपिलेट देखने को मिलता है और दूसरा एडवाइजरी देखने को मिलता है। और ये अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 331, 333, 336 और 343 में मेंशन है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो जुडिशरी है उसका क्या काम है, उसके क्या रोल है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें कोई भी लॉ जो कि क्या हो, या अगर हम कोई भी लॉ टू स्पेसिफिक केस इन सेटल डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जुडिशरी के ही द्वारा उसका जो सबसे प्रमुख यानी कि जो चीफ फंक्शन है वो क्या है, जुडिशरी अप्लाई करती है किसी भी लॉ को किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करने के लिए। व्हेन a dispute before a court determines the facts involved through evidence presented by the
कंसिस्टेंसी, यानी कि कोर्ट्स के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूट के से पहले जो भी एविडेंस सब इन्वॉल्व होते हैं या उसको जब रिप्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने, उसके बेस पे क्या है फिर जुडिशरी अपना निर्णय यानी कि अपना डिसीजन सुनाती है। अगर हम बात करें लॉ देन प्रोसीड्स टू डिसाइड व्हाट अ लॉ एप्लीकेबल टू द केस एंड अप्लाई इट, यानी कि यदि कोई भी केस में क्या होता है ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि यदि हम बात करें ट्रायल के टाइम पे कोई भी व्यक्ति यदि कानून का उल्लंघन करता है तो उसके तहत क्या है कोर्ट उसे पेनल्टी के रूप में क्या कर सकता है, एक गिल्टी पर्सन डिक्लेयर कर सकता है। तो ये पहला काम देखने को मिलता है किसे, एक जुडिशरी का। दूसरा अगर हम बात करें तो क्रिएशन ऑफ जज केस लॉ, यानी कि अगर हम दूसरे बात करें तो जज केस लॉ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो इंडियन मतलब जुडिशरी के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि बहुत से ऐसे केस में क्या होता है जज जब उसमें कैपेबल एबल नहीं रहते हैं तो उन्हें ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस यानी कि जो हमारा अप्रोप्रिएट लॉ है फॉर एप्लीकेशंस उस पर कौन सा लॉ सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि कौन सा कानून इसके लिए निर्धारित किया जाएगा। तो इस टाइम पे क्या किया जाता है जज के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है जो भी अप्रोप्रिएट लॉ है ऑन द बेसिस ऑफ द विजडम के बेस पे और जो कॉमन सेंस के बेस पे, यानी कि वो अपने नॉलेज और विवेक के आधार पे वो क्या करते हैं फिर वो अपना वो लॉ के बेस पे वो क्या करते हैं एक नया डिसीजन लेते हैं। इन डूइंग सो जज हैव बिल्ट अप द ग्रेट बॉडी ऑफ जजमेंट लॉ और केस लॉ, यानी कि उस टाइम पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं जज के द्वारा तो उसे हम क्या कहते हैं जज मेड लॉ। उस यानी कि उस बिल्ड को हम क्या कहते हैं जज मेड अ लॉ या केस लॉ कहते हैं। एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ शेयर्स एंड डिसीजेस द प्रीवियस डिसीजन ऑफ जज आर जनरली regenerated as the building on the letter of judge in similar case, यानी कि इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है जैसे कि अगर हम बात करें इसमें किसके बारे में, अगर हम बात करें किसके डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, यानी कि हम अगर बात करें डॉक्ट्रिन ऑन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके जो हमारा डॉक्ट्रिन है उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो पिछले न्यायाधीश यानी कि जो प्रीवियस जस्टिस होते हैं उनके जो भी फैसले होते हैं आमतौर पर क्या किए जाते हैं, आमतौर पर इस मामले के बाद के न्यायाधीश को क्या किया जाता है के लिए बाध्यकारी मान लिया जाता है। यदि कि सिमिलर केस अगर देखने को मिलता है तो इसके लिए क्या माना जाता है, तो जो जज होते हैं यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो न्यायाधीशों के लिए वो क्या मान लिया जाता है एक बाध्यकारी मान लिया जाता है। ये किसके अंदर, यानी कि ये बात होती है किसके अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गार्डियन यानी कि सेफ गार्ड के रूप में भी काम करता है। जैसे कि कैसे, यदि कि अगर किसी भी स्टेट या सेंट्रल के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो उस टाइम पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं जो भी फैसले डिसाइड किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कोर्ट्स के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर किसी भी जो भी लॉ यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा या जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस करता हो तो उसे क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। इस तरीके से हमारा जुडिशरी है वो क्या है एक गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। किस तरीके से, मान लीजिए कोई भी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई लॉ बनाया गया और वो उसमें क्या है फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस हो रहा हो, यानी कि किसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस हो रहा हो और ये क्या हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस टाइम पे क्या है जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा इसको खारिज कर देगा इसे, यानी कि ये क्या कह देगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देगा। यानी कि और दूसरा काम क्या है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है उसको चेक करना कि ये बाय कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके तहत वो क्या करता है कानून को खारिज कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गार्डियन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसे माना जाता है, जो जुडिशरी यानी कि न्यायालय को माना जाता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि यदि लेजिस्लेचर
या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाता हो जिसे, या गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो जिससे क्या हो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति राइट टू रेमेडीज के तहत क्या है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा तो उसके तहत उसके लिए रिट्स जारी करेगा, यानी कि रिट्स के इशू और फंडामेंटल राइट्स इशूइंग रिट्स, उसके तहत में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसे उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा और वो कानून को पास होने से रोक दे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे फंडामेंटल का प्रोटेक्शन किसके द्वारा किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें तो किसके द्वारा, तो जुडिशरी के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं सुपरवाइजरी फंक्शंस, यानी कि अगर द हायर कोर्ट आल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सुप्रीम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया, यानी कि अगर हम बात करें सुपरवाइजरी फंक्शंस के बारे में, तो हमारी कंट्री में क्या है जो हाई कोर्ट्स हैं वो किसके लिए, वो ऑलरेडी किसके लिए परफॉर्म फंक्शंस करते हैं, जो भी सुपरवाइजिंग है जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है भारत के अंदर उन सब के लिए। अब बात करते हैं एडवाइजरी फंक्शंस, यानी कि इंडिया के अंदर भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, वो एडवाइस करता है फंक्शंस के लिए एज वेल, यानी कि अगर अच्छे से काम करने के लिए, सही ढंग से काम करने के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है, तो ये हमें देखने को मिलता है एडवाइजरी फंक्शन। इट कैन गिव इट एडवाइजरी ऑप्शंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस, यानी कि जो भी संवैधानिक रूप से जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर एडवाइस करने का अधिकार, ओपिनियन किससे लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जज से ही लिया जाता है, इसलिए हमें एक एडवाइजरी फंक्शंस भी देखने को मिलता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ फंक्शंस हमें कोर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जो नॉन जुडिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन जुडिशियल्स तो होते हैं लेकिन प्रशासनिक, प्राकृतिक रूप से उसमें प्रशासनिक देखने को मिलता है, जैसे कि द कोर्ट्स में ग्रांट सेंटर लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी टू डिजीज पर्सन एंड अपॉइंट रिसीवर्स, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो, यानी कि हम बात करें जो वो कोर्ट्स के अंदर, यानी कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है उसमें हमें क्या है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी देखने को मिलती है। कैसे, वो नॉन जुडिशियल तो होती है लेकिन उसमें प्राकृतिक रूप से क्या रहता है तो प्रशासनिक रहता है। किस तरीके से, यदि इसमें हमें अगर बात करें किस तरीके से कि यदि किसी यानी कि मृत व्यक्ति संपत्ति का प्रशासन किसके पास होगा, यानी कि मरे हुए व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डील्स होगी वो किसके पास जाएगी, उसको कौन रिसीव करेगा, उसका अधिकार, मैरिज रजिस्टर्स का अधिकार, अपॉइंट गार्डियंस ऑफ द मैरिड चाइल्ड एंड यूनिटेड्स, यानी कि यूनिटेड्स इसमें समझाने की कोशिश की, जैसे कि नाबालिग बच्चों और पालक के अभिभावक नियुक्त कर सकते हैं। तो ये सारे हमें क्या है एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखने को मिलता है। स्पेशल रोल इन फेडरलिज्म, फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब हमें पता है कि जिसमें क्या हो पावर ऊपर से नीचे तक बटा हुआ हो, तो इसमें भी क्या है हमारी जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो किस तरीके से, वो जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और अगर हम बात करें जो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टेट टू स्टेट या सेंट्रल से स्टेट के बीच में, इन सबको सेटल करने का भी अधिक काम कौन करता है तो हमारा जुडिशरी करता है। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, एक स्पेशल रोल देखने को मिलता है किसमें, फेडरेशन में। अब बात करते हैं कंडक्टिंग जुडिशियल इंक्वायरीज, यानी कि जज नॉर्मली आर कॉल्ड द हेड कमीशन दैट इंक्वायरी इनटू द केस और एरर ओमिशंस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो न्यायाधीश जांच व संचालन का भी एक फंक्शन हमें देखने को मिलता है। किस तरीके से, इसमें जजेस आमतौर पे क्या करते हैं, जजेस पर आयोग के प्रमुख के लिए क्या है बुलाया जा सकता है। किसके लिए बुलाया जाता है, कमीशंस के लिए, कमीशंस की इंक्वायरी के लिए बुलाया जा सकता है। जो लोगों के जो सेवकों की ओर से, जो लोगों के जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो कि पब्लिक सर्वेंट का जो एक पार्ट होते हैं, उनके मामलों के लिए वो क्या कर सकते हैं, जांच करने के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसी को कहते हैं कंडक्टिंग जुडिशियल इंक्वायरीज। जब क्या है नॉर्मली क्या है जजेस के द्वारा क्या किया जाता है, हेड कमीशन को बुलाया जाता है किसके लिए, जो पार्ट होते हैं पब्लिक सर्वेंट से उनसे रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए। अब बात करते हैं इंडियन जुडिशरी सिविल कोड के बारे में।
थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया था, जो सिविल कोर्ट है वो किसके बारे में डील करता है, जैसे कि वो क्राइम केस से रिलेटेड डील नहीं करता है, वो ऑलमोस्ट जैसे जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट किसके बारे में बात करेगा, वो बात करेगा जिसके बारे में जैसे कि जो घरेलू तौर पे जो हिंसा हो रही हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वायलेंस, डिवोर्स, जो कि हमारा क्या होता है, इफेक्शंस, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, डिबेट एंड बैंक बैंक्यूक्रप्सी, ये सब किसके अंदर आता है, हमारा सिविल लॉ के अंदर आता है। वही चीज अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल केस के बारे में, तो क्रिमिनल केस में क्या आता है, जैसे चोरी, मर्डर, एग्रेशन, ये सब किसके अंदर में आता है, ये सब आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो यानी कि अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ में वो आते हैं जो पब्लिक के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें कोई क्राइम नहीं होता है, तो वो किसके अंदर जाता है, सिविल लॉ के अंदर जाता है। जजेस इन सिविल कोर्ट्स एंड क्राइम कोर्ट्स हैव डिफरेंट पावर, यानी कि अगर हम बात करें सिविल कोर्ट और जो क्राइम कोर्ट्स के जो जज होते हैं, उनके हमें क्या देखने को मिलते हैं, डिफरेंट पावर देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो जज इन क्रिमिनल कोर्ट कैन पनिश एंड कन्विक्टेड पर्सन बाय द सेंडिंग हिम हर जेल एंड जज कैन सिविल कोर्ट मेक अ गिल्टी पे फाइन्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे पहला पावर की जो डिफरेंस की बात करें, यानी कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स के जो जज होते हैं उनके पास ये पावर होता है, किसी भी गिल्टी पर्सन को वो क्या कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं या कोई भी उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं। वहीं पे अगर हम सिविल कोर्ट के जज की बात करें, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी गिल्टी पर्सन के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, फाइन पे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है और ये वाई पर्सन, दोनों के बीच में क्या है, एक छोटे से बात पे लेकर के या एक प्रॉपर्टी के उस पे लेकर के सिर्फ विवाद हो रहा हो, तो ये किसके पास जाएगा, सिविल कोर्ट के पास जाएगा। तो सिविल कोर्ट क्या होगा, इन दोनों में से जो भी एक गिल्टी पर्सन पाया जाएगा तो उस पर वो क्या करेगा, फाइन लगा देगा, क्या लगा देगा, फाइन लगा देगा। वही अगर वाई पर्सन इस एक्स पर्सन के ऊपर हमला करता है जिससे इसकी जान चली जाए, तो उसके लिए इसको कहाँ लेके जाएगा, तो इसको लेके जाएगा क्रिमिनल कोर्ट में, जिसमें क्या है, क्रिमिनल कोर्ट इसे कोई भी सजा दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं वो सिटिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं। और जो सेकंड क्लास के जो होते हैं वो कौन होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर हम बात करें सिविल जज के बारे में, तो वो क्या होते हैं, जूनियर डिविजन्स होते हैं और वो कहाँ बैठते हैं, जुडिशियल्स के बॉटम, यानी कि हैचरी इन इंडिया जो हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो सिविल जज है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक जूनियर डिविजन्स में हमें नीचे की ओर बैठने को मिलता है, जो हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये है हमारा कोर्ट का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जिसमें सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट आता है। सिविल कोर्ट हमें सोसाइटी सिटी सिविल कोर्ट और कोर्ट्स स्मॉल कॉसेस देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें, सेशंस कोर्ट, चीफ मेट्रोपोल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और हमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये 4 कोर्ट देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की बात करें तो इसमें भी हमें 2 देखने को मिलते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं, सब कोर्ट, फिर हमारा प्रिंसिपल जूनियर, फिर हमारा मुंसिफ कोर्ट, ये हमें सिविल कोर्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो सेशंस कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड क्लास, ये 3 क्रिमिनल कोर्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो कौन होता है, हाईएस्ट जज होता है किसका, सिविल कोर्ट का। यानी कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो इसमें दोनों तरीके की क्या है, तो जुडिशियल पावर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होता है। इट कैन कैरी, यानी कि ये क्या कर सकता है, दोनों केसेस यानी कि क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों से रिलेटेड वो क्या दे सकता है, जज, यानी कि जो होता है वो जज उसके दोनों केस को सुनता है, कहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसी को हम कहते हैं सेशन जज। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज क्रिमिनल और सिविल दोनों जो दोनों सुनता हो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, सब जज, एडिशनल सब जज और मुंसिफ कोर्ट देखने को मिलता है।
मोस्ट सिविल जो केस है वो कहाँ फाइल किए जाते हैं, मुंसिफ कोर्ट के अंदर ही फाइल किए जाते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, सिविल कोर्ट्स हैव 4 टाइप्स, यानी कि अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें तो वो भी हमें कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, वो 4 प्रकार के मिलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो हमारा जुडिक्शन है, फिर हमारा होता है जो हमारा टेरिटोरियल जुडिक्शन, फिर हमारा पेंस्यूरी जुडिक्शंस यानी कि जो हमारा जुडिक्शंस, और फिर हमारा होता है एप्लीकेट जुडिक्शंस। अगर हम सबसे पहले अगर सब मैटर जुडिक्शंस की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से केस की सुनवाई की जाती है, पर्टिकुलर जो रिलेटेड होते हैं किससे, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर हम टेरिटोरियल जो जुडिक्शंस की बात करें तो इसके अंदर जो केस सुने जाते हैं वो अपने एक जियोग्राफिकल लिमिटेड एरिया के अंदर जो भी घटनाएं होती है उससे रिलेटेड केस सुनी जाती है, ना कि उसके बाहर के। फिर अगर हम पेक्यूलरी जुडिक्शंस की बात करें तो इससे में जो केसेस रिलेटेड जो सुनी जाते हैं किससे मैटर से किसके मैटर से केस, जो इसके अंदर जो केस रिलेटेड होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, जैसे मनी मैटर से रिलेटेड हो गया, सुसाइड से रिलेटेड यानी कि सुसाइड्स ऑफ मोनार्ची वैल्यूज हो गया, तो ये सारे केस किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हमें पेक्यूलरी जुडिक्शंस के अंदर देखने को मिलता है। एप्लीकेटेड जुडिक्शंस के अंदर हम बात करते हैं, यानी कि किसी भी कोर्ट की जो अथॉरिटी है, यानी कि अथॉरिटी ऑफ जो कोर्ट है वो हियरिंग अपील्स कर सकता है और रिव्यू कर सकता है, यानी कि अपनी जांच की दोबारा से समीक्षा करने के लिए किसी भी केस पे जो कि ऑलरेडी या तो चल रहा हो लोअर केस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेटेड जुडिशरी कह सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव एप्लीकेटेड जुडिक्शंस टू हेयर केसेस दैट वेयर आर डिसाइडेड बाय अ लोअर कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट के अंदर जो भी केसेस से रिलेटेड डिसाइड किया गया है उसमें ये पावर आ जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें वो क्या कर सकता है, उस केस को दोबारा सुन सकता है, तो इसे हम कहते हैं एप्लीकेटेड जुडिक्शन। तो इस तरीके से हमें 4 तरीके के सिविल कोर्ट्स देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जुडिशरी चैप्टर, जिसमें हमने जो डिस्कस किया है, क्या क्या डिस्कस किया है, सिविल कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, सिविल कोर्ट जो यानी कि कोर्ट्स ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, ये भी डिस्कस किया है। फिर स्ट्रक्चर देखा इंडियन जुडिशरी के बारे में, जो सिविल कोर्ट है उसको डिस्कस किया है हमने, फंक्शंस क्या क्या है इंडियन जुडिशरी के उसको डिस्कस किया है। फिर क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ क्या है उसको डिस्कस किया, किस तरीके का स्ट्रक्चर जुडिशरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको डिस्कस किया है हमने। फिर हमने इसमें जो डिस्कस किया है जुडिशरी के बारे में समझा, और हमारी कंट्री में जुडिशरी को क्यों इंडिपेंडेंस रखा गया तो उसको समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने 6 चैप्टर डिस्कस किया है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जब हम अपना 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फेडरलिज्म, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, अपने 6 चैप्टर के डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।